आप आराम से जो है जैसे स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अनुजिया क्लासेस। मैं आशीष झा और आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि इस बार बिहार एसएससी की तरफ से जो सीजीएल थर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था तो उसमें मेरा 55वां रैंक था और मैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद पर चयनित हुआ और पंचायती राज विभाग में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो तरह के सेल होते हैं उनके बीच क्या अंतर पाया जाता है। सेल तो आप जानते हैं कि सेल किसे कहते हैं, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है उसी को सेल कहते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे इकाइयों से बना हुआ है उसे हम लोग सेल कहते हैं, वही एक लिविंग एंटिटी है। सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब सेल का ये हुआ कि अगर आप एक पूरे सेल में से कोई भी चीज निकाल लीजिए, कोई भी उसका एक सेल ऑर्गेनल या कोई भी एक चीज आप उसमें से निकाल लीजिए, सपोज कीजिए आप उसमें से सेल मेम्ब्रेन हटा दीजिए, आप उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दीजिए, आप उसमें से राइबोसोम निकाल दीजिए, कोई भी एक चीज अगर आप निकाल दीजिएगा तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। तो जो मर गया उसको तो हम जीवन की सबसे छोटी इकाई नहीं कह सकते है ना। जीवन की अगर सबसे छोटी इकाई हम कह रहे हैं तो उसको जिंदा होना चाहिए, वो एक लिविंग एंटिटी होनी चाहिए। और इसीलिए सेल वो सबसे छोटी चीज है जो कि सस्टेन कर सकता है, जिंदा रह सकता है, इसीलिए हम लोग उसको जीवन की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। अब चलिए हम लोग प्रो और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ये जो दो तरह का सेल है, यहाँ पे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन की तरह थोड़ा दोनों अलग अलग कर लें। इधर मैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स कोशिका, और इधर यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए मुझे थोड़ा सा हिंदी मीडियम के बच्चों पे भी ध्यान देना है और हिंदी मीडियम के बच्चों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप जीवन में कहीं भी चले जाइएगा, इंग्लिश आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश को भी ध्यान में लेते चले, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, तो आपको सही रहेगा। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर ये तो आपने इंग्लिश में लिख दिया प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी में कहते हैं असीम केंद्रिकी कोशिका। अब हिंदी इतना अजीब है कि हिंदी मीडियम वाले भी फिर कहेंगे कि सर इंग्लिश ही ठीक है। असीम केंद्रिकी कोशिका, और यूकैरियोटिक को कहते हैं ससीम केंद्रिकी कोशिका। ससीम केंद्रिकी कोशिका। अब देखिए ये इसलिए, अगर नाम को अगर आप थोड़ा सा तोड़े इस शब्द को, तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिका को कहेंगे जिसका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो असीम है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ा है, आप उसको केंद्रक कह ही नहीं सकते, इसीलिए हिंदी में इसका नाम रख दिया असीम केंद्रिकी कोशिका। और दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल का जो केंद्रक है वो एकदम सीमा में है, एक बाउंड्री है उसकी, इसीलिए इसको हिंदी में कह रहा है ससीम केंद्रिकी कोशिका। हालांकि आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो आपको ऐसे हिंदी वर्ड नहीं दिए जाएंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। प्रोकैरियोटिक को ही देवनागरी में लिख दिया जाएगा ऐसे कि प्रोकैरियोटिक। तो इस पोजीशन में अगर आप हिंदी के चक्कर में रहिएगा तो आप फंस जाइएगा। यूकैरियोटिक को हिंदी में ही ऐसे देवनागरी में लिख दिया जाएगा यूकैरियोटिक। तो अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप टर्म कम से कम इंग्लिश में जाने तो बेहतर रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही। आप पिछले सालों का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, कहीं भी आपको असीम केंद्रिकी ससीम केंद्रिकी नहीं मिलेगा, हर जगह आपको देवनागरी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखा मिलेगा। चलिए तो अब हम लोग आते हैं मुद्दे पर, थोड़ा सा इस टर्म को तोड़ते हैं। प्रो, प्रो का मतलब होता है पुराना, ओल्डर, पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक
वहीं यू का मतलब होता है नया, न्यूअर या एडवांस्ड, नया। जबकि कैरियन का मतलब फिर से केंद्रक, न्यूक्लियस। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक थोड़ा पुराने टाइप का सेल है, पुराने टाइप की कोशिका है। पुराने टाइप कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जब से पृथ्वी बनी तब से तो जीवन था नहीं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी बनने के काफी दिनों बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति जब सबसे पहले हुई तो जो सबसे पहले तरह का सेल इस पृथ्वी पर आया वो सेल प्रोकैरियोटिक था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पुराना। यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति काफी बाद में हुई है, आगे चल करके हुई है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं नया, नए टाइप का सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो नाम का मतलब बेसिकली यही है। अब नया और पुराना से क्या मतलब है, तो अगर मैं दोनों सेल का फिगर ड्रॉ करूं, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इधर आपका यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में जैसा कि आपको मालूम है कि इसे हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आपको यह भी पता होगा कि इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नाभिक झिल्ली के बीच एक लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये यहां से यहां तक जो लिक्विड पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, द्रव पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है। हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। और वहीं दूसरी ओर जो नाभिक झिल्ली के अंदर जो द्रव पाया जाता है, यहां पर इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, नाभिक द्रव, नाभिक द्रव। और जब आप इस नाभिक द्रव और इस कोशिका द्रव दोनों को मिला देते हैं तो इन दोनों को इकट्ठे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव। यानी कि सेल के अंदर मौजूद जितने भी द्रव हैं, जो भी द्रव है, चाहे वो कोशिका झिल्ली और नाभिक झिल्ली के अंदर हो या फिर पूरी तरह से नाभिक झिल्ली के अंदर हो, उन दोनों को इकट्ठे हम लोग बोलते हैं जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म का वो पोर्शन, वो भाग जो कि कोशिका झिल्ली और नाभिक झिल्ली के बीच मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। और जो भाग नाभिक झिल्ली के अंदर मौजूद होता है, मध्य में मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरी तरफ ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है। दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या है कि आप सपोज कीजिए कि अगर आप लीजिए, ये आपका न्यूक्लियस है और कुछ द्रव आपके यहां से यहां तक मौजूद हैं, ये आपका कुछ लिक्विड प्रेजेंट है और कुछ लिक्विड नाभिक के अंदर मौजूद है, कुछ लिक्विड आपके नाभिक के अंदर मौजूद है। ठीक है। जो नाभिक के अंदर है, जो ब्लू कलर वाला है, उसको हम लोग नाभिक द्रव बोलते हैं। और जो ये पीला कलर वाला है, नाभिक के बाहर है और कोशिका झिल्ली के अंदर है, इसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। सपोज कीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर ये नाभिक झिल्ली यहां से हट जाए, नाभिक झिल्ली अगर हट जाएगा तो नाभिक के अंदर जो द्रव है वो द्रव भी पूरी तरह से फैल के मिल जाएगा इस कोशिका द्रव के पास।
जो नाभिक के अंदर द्रव है वो द्रव और जो कोशिका द्रव है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और पूरे एरिया में फैल जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में यही होता है कि यहाँ पर कोई नाभिक झिल्ली नहीं पाया जाता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नहीं पाए जाने के कारण वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होके एक बड़ा सा रीजन बनाते हैं। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो पहला डिफरेंस तो दोनों सेल में यही हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट नाभिक पाया जाता है, नाभिक झिल्ली पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो कोई सुस्पष्ट नाभिक भी नहीं पाया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ। जो इन दोनों कोशिकाओं में जो दूसरा अंतर है वो दूसरा अंतर है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि झिल्ली से घिरे हुए सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करें तो ऑल सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। सारे सेल ऑर्गेनल्स, सारे कोशिकांग, कोशिका के अंग झिल्ली आबद्ध होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसको थोड़ा इस तरह से समझिए आप कि जैसे ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सेल है, सेल बहुत सारा काम करता है और सेल अकेले तो कोई काम नहीं करता है, उसकी जो कोशिका के अंग होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सारे बहुत सारे काम करते हैं और सभी मिल के पूरे सेल को जिंदा रखने में सहायता करते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे। ये मान लीजिए 3-4 सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की हम लोग बात करेंगे तो ये आपका यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बहुत सारे इसके अंदर भी ऑर्गेनल्स होंगे। अभी मैं आपको ऐसे ही बना देता हूं गोल गोल, हालांकि सारे सेल ऑर्गेनल्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा गोल गोल होता नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के लिए बस आपको बता रहा हूं, ठीक। अब देखिए होगा क्या कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सपोज कीजिए ये आपका एक सेल ऑर्गेनल है, तो ये ऐसे ही मौजूद नहीं होगा, इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होगा, ये मेम्ब्रेन बाउंड होगा, झिल्ली आबद्ध होगा। ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल ऑर्गेनल है, ये एक कोशिकांग है, तो ये अकेले ही मौजूद नहीं होगा, इसके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होगा, इसके चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियस का तो अपना मेम्ब्रेन होता ही है, इसके चारों ओर भी मेम्ब्रेन होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखिएगा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। अब मेम्ब्रेन बाउंड होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, तो ये सेल ऑर्गेनल सपोज कीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर भी मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी अपने प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन का काम करता है। यहां इसको अपना काम करने के लिए एक स्पेशल कमरा दिया गया है ताकि उस कमरे में वो बिना किसी डिस्टरबेंसेस के अकेले अपना काम कर सके। और यहाँ पर क्या है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है किन्हीं के पास अपना स्पेशल कमरा नहीं है, एक ही हॉल में बैठ के सब काम करते हैं। तो ये इसको डिस्टर्ब करता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है, ये इसको डिस्टर्ब करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे सेल ऑर्गेनल्स के पास अपना अपना स्पेशल कमरा है, तो कोई किसी को अपने काम से डिस्टर्ब नहीं करता है। इसकी वजह से यूकैरियोटिक सेल की एफिशिएंसी प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में काफी बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। तो दूसरा अंतर यह हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरे डिफरेंस पर। अच्छा, तीसरा डिफरेंस पे चलने से पहले मैं आपको एक बात यहां पे बता दूं, एक एक्सेप्शन है यूकैरियोटिक सेल के अंदर।
प्रोकैरियोटिक में तो कोई भी सेल ऑर्गेनल में मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, वो मेम्ब्रेनलेस होता है। तो इस एक्सेप्शन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस एक्सेप्शन को, अपवाद को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरल कंपटीशन में एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका एक्सेप्शन है राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में तो पाया जाता है, लेकिन जिसके पास अपना कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे डिफरेंस पर। तीसरा डिफरेंस यह है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, पहले मैं लिख दूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज, ये आपस में संगठित नहीं हो सकते, है ना। और आपस में अगर संगठित नहीं होंगे, जैसे आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक मल्टीसेल्युलर, एक यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो जब बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसे बनेगा? जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में ऑर्गेनाइज होगी, संगठित होंगी, तो संगठित होके ही तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव बनाएंगे, जीवों का निर्माण करेंगे। अगर आपस में संगठित ही नहीं होंगे तो फिर बहुत सारे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या है कि उसके पास ऑर्गेनाइज या संगठित होने की क्षमता नहीं है। और संगठित होने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोटिक सेल का बना है तो ये बात पक्की है कि वो यूनिसेल्युलर है, वो कभी मल्टीसेल्युलर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज होने की कैपेसिटी उसके पास नहीं पाई जाती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये ना तो ऑर्गेनाइज हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते हैं तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी नहीं बना सकते हैं। जबकि दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइज हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज होंगे तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बनाएंगे। इसीलिए आप देखिएगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर भी और मल्टीसेल्युलर भी। लेकिन प्रोकैरियोटिक है तो पक्का है कि वो यूनिसेल्युलर ही है। तो यूकैरियोटिक सेल्स कैन ऑर्गेनाइज, ये आपस में संगठित हो सकते हैं, कैन ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज होंगे तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बनाएंगे एंड फॉर्म मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम लोग तीसरे डिफरेंस पे आते हैं। तीसरा तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए बता देते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। साइज की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल रिलेटिवली छोटा होता है, जबकि उसके मुकाबले यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। इनका साइज थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल की तुलना में थोड़ा सा इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, अब राइबोसोम की बात करें, हम लोगों ने राइबोसोम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है और आपको पता भी होगा कि इसको प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का काम, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम ही करता है। एक तो राइबोसोम के साथ आपने अजीब चीज अभी थोड़ी देर पहले आपने देखी कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा बात आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसे तो प्रोकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल बिल्कुल ही अलग है और यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल बिल्कुल ही अलग है। ठीक है,
लेकिन एक ही सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में कॉमन है, और वो है राइबोसोम। क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, लेकिन राइबोसोम के टाइप में अंतर है। दोनों में पाए जाने वाले राइबोसोम के टाइप में अंतर है। राइबोसोम तो दोनों में पाया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक इकलौता सेल ऑर्गेनल राइबोसोम ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम वो थोड़ा छोटा, साइज में छोटा। आपको मैंने पहले ही बताया, इससे पहला पॉइंट, कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, तो इसके राइबोसोम का भी साइज छोटा होगा, और साइज को हम लोग 70s से डिनोट करते हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है वो 70s टाइप का होता है, जबकि जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है वो 80s, उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो 80s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल में ही पिछले साल बीपीएससी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, और आपको तो पता होगा कि बिहार की जितनी भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो बीएसएससी कंडक्ट करे या फिर बिहार एसएससी कंडक्ट करे या फिर बीपीएसएससी कंडक्ट करे, सारे एग्जाम में एटलीस्ट 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के होते ही होते हैं। और अगर उसमें भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का थोड़ा सा उसको एनालाइज कीजिए तो आपको पता चलेगा कि बायोलॉजी का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे बीपीएससी की बात अगर आप करें तो 30 क्वेश्चन साइंस से फिक्स है। आप गौर करके देखिएगा, 30 में 15 क्वेश्चन अकेले बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के खाते में 15 क्वेश्चन, बाकी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आप बायोलॉजी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और ऑप्शन था 40s, 50s, 70s, 80s। तो ये आप याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70s टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डिफरेंस की हम लोग बात करें, तो थोड़ा जेनेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि सेल रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए सेल प्रोड्यूस करते हैं, और अगर अपने ही जैसे नए सेल्स प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा। तो जेनेटिक मटेरियल की अगर बात करें, बेसिकली हम लोग डीएनए बोलते हैं उसको, डीएनए, और कभी कभी तो आपसे इस डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डीऑक्सी, डाईऑक्सी नहीं, डीऑक्सी। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक ऑप्शन रहेगा डीऑक्सी और एक ऑप्शन रहेगा डाईऑक्सी। अगर आप कंफ्यूज होइएगा तो गलत कर जाइएगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए पाया जाता है वो डीएनए प्रेजेंट होता है सिंगल थ्रेड के फॉर्म में। डीएनए इज प्रेजेंट इन सिंगल थ्रेड, जबकि यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए is present in the form of double helical structure. In the form of double helical structure. Double helical structure. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। होता क्या है वो मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं। जैसे सपोज कीजिए ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हमने पीछे बात कर ही ली है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाया नहीं जाता है, और आपको यह भी पता होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अब यहां पर कोई स्पष्ट न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए जो है वो लंबा सा धागा होता है, वो ऐसा उलझा हुआ सिंगल थ्रेड के रूप में, एक अकेला सिंगल धागे के रूप में पूरे के पूरे सेल में ऐसा फैला होता है। इसीलिए हमने यहां लिखा कि डीएनए इज प्रेजेंट इन
द फॉर्म ऑफ अ सिंगल थ्रेड, एक सिंगल थ्रेड के रूप में पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो आप देखिएगा तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। अब डीएनए यहां डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, टुकड़ों में पाया जाता है, और उस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन, है ना। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन, जिसको हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागा कहते हैं। होता कैसा है, तो आप अगर दूर से सेल को देखिएगा तो आपको वो ऐसा नजर आएगा, वो आपको ऐसा नजर आएगा। लेकिन इसको अगर न्यूक्लियस के अंदर से निकाल के आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए तो वो ये आपका एक धागा नहीं नजर आएगा, इसमें आपको कुछ ये इस तरह से दो धागे आपस में उलझे नजर आएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज वाटसन एंड क्रिक साहब ने की थी और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक महोदय ने की थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी डिफरेंस है दोनों तरह के सेल में। ठीक है, कि इसमें डीएनए सिंगल थ्रेड में पाया जाएगा और इसमें डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाएगा, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। और उसको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किसने किया था, ढूंढा किसने था, तो सबसे पहले इसको वाटसन एंड क्रिक महोदय ने ढूंढा था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। नेक्स्ट डिफरेंस की ओर, तो अगला जो हमारा डिफरेंस है वो नेक्स्ट डिफरेंस है इसका, आई थिंक 7वां पॉइंट होगा। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा इसका कि सेल वॉल, जैसे आपको पता है कि एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं। अब एनिमल और प्लांट तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी तो हम लोग सेल का दो ही टाइप देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहां पर सेल वॉल की क्या कहानी है, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं या यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाए जाते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उसमें सेल वॉल पाए जाते हैं। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। सोल मेंबर, अकेला मेंबर प्रोकैरियोटिक ग्रुप का बैक्टीरिया ही है। अब वो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो या आर्कीबैक्टीरिया हो, लेकिन है बैक्टीरिया बाप, ठीक है ना। और जितने भी बैक्टीरिया हैं सबके पास सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल इज प्रेजेंट, यानी कि कोशिका भित्ति, वो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली, और ये सेल वॉल क्या, तो ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। बनी किस चीज की होती है इसकी कोशिका भित्ति, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किंगडम क्लासिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। जबकि यूकैरियोटिक सेल की हम लोग अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में ह्यूमंस भी, आपको पता होगा कि हम आप भी यूकैरियोटिक सेल के बने हैं, लेकिन हमारे आपके बॉडी में सेल वॉल नहीं पाए जाते। जबकि प्लांट्स भी, जितने भी पादप हैं, पौधे हैं, वो भी यूकैरियोटिक सेल के बने हैं। और आपको ये मालूम है कि प्लांट्स में सेल वॉल पाए जाते हैं। और ये तो बहुत पेटेंट क्वेश्चन है एसएससी का कि पादपों में जो सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो किस चीज की बनी होती है, तो ये आप सबको पता होगा कि ये सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अब प्लांट और एनिमल दोनों यूकैरियोटिक सेल के हैं, लेकिन एक
अकेला। अब चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, आर्कीबैक्टीरिया हो, एग्जांपल्स में बस बैक्टीरिया ही आएगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात कीजिएगा तो यूकैरियोटिक सेल से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म बने होते हैं, तो बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए, बाकी जो बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आता है, बाकी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है हमारा, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्रोटिस्टा हुआ, जो फंगस हुआ, जो प्लांट हुआ, प्लेंटिया, पादप, और जो एनिमल्स हुए, ये चारों यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता हो कि वो इन चारों किंगडम से बिलोंग करता है, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल से बना होगा। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म अगर बैक्टीरिया या मोनेरा किंगडम का हो, तो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का बना होगा। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। ये जो मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस डिस्क्राइब किया, इस छोटे से टॉपिक से 4-5 तरह के क्वेश्चंस निकल के आते हैं और काफी यूनिक क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं, ये तो सब कोई बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो कुछ ही लड़के होंगे जो उसको सॉल्व करके आएंगे और सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो थोड़ा डीप में पढ़ें, थोड़ा समय दें और ज्यादा अच्छे से चीजों को रखें, क्योंकि यहाँ तो एक एक नंबर पे 2-2, 4-4, 5-5 हजार लड़कों की मारामारी है जनरल कंपटीशन में। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए। अगर हमारे तरफ से कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करके आप हमें सुझाव में दे सकते हैं। थैंक यू। Minus.